हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे September 6, चलिए देखते हैं अच्छा था। एक तो पेज वन पे निपा वायरस का दे रखा था। देखिए, निपा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 साल बाद वापस आया है। प्लीज 5 सितंबर कल का लेक्चर जिन्होंने नहीं सुना है सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डिटेल में हमने पूरा निपा वायरस डिटेल में डिस्कस किया है। वो एक बार सुन लेना, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक इंडिया के सॉरी एडिटोरियल पेज पे दे रखा था, थोड़ी सी परफॉर्मेंस वाइज। ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस में थोड़ा सा फॉर्डर की तरह नोट कर सकते हैं। इंडिया ने फिनिश किया है 24th। उसके टोटल 19 मेडल्स आए हैं। आज तक की परफॉर्मेंस देखी जाए तो पैरालंपिक्स में बेस्ट रही है। और उसमें हमने आपने देखा होगा क्या क्या है, 5 गोल्ड्स हैं, 8 सिल्वर्स हैं, 6 ब्रॉन्जेस हैं। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं। उससे पहले अच्छी परफॉर्मेंस वाली रियो डी जेनेरियो में रही थी 2016 में, तब हमारे मगर 4 मेडल्स आए थे गोल्ड। ठीक है। अब थोड़ा सा ये फॉर्डर हो जाता है कि देखिए ये बहुत एग्जाम्पलरी शो है बाय आवर एथलीट्स। क्योंकि क्या आपको पता है ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल का होता है। और डिफरेंटली एबल्ड पीपल हमारी 2.2% है सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन का। उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ये एथलीट्स एंड दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये चीज़ें ना नोट डाउन करना। ये चीज़ें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो ये इट हेल्प्स यू इन फॉर्डर की तरह आपको हेल्प करेगा। ये उस देश में जिस देश में हमेशा माँ-बाप ये कहते आए हैं कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब और खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। तो ये उस देश में जहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, ऐसा लगता है कि अब सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है? अपने चैलेंजेस होते हैं डिफरेंटली एबल्ड के। पहली बात तो अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को अब ओवरकम करना थ्रू आवर शी विल पावर। अपनी विल पावर से अपनी बॉडी की जो लिमिटेशंस हैं उसको ओवरकम करना बहुत बड़ी बात है। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं जो समझता हूँ, वो सबसे बड़ी बात पहली होनी चाहिए ये कि ओवरकमिंग सोसाइटीज़ इन्नेट स्केप्टिसिज्म। कि जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी ट्रीट करती है डिफरेंटली एबल्ड पीपल को, जिस हिसाब से उनको मतलब एक ट्रॉमा सा होता है यहाँ के लोगों को। एक माँ-बाप के दिमाग में ही ट्रॉमा हो जाता है कि अगर उनका कोई बच्चा जो है डिसेबल्ड होता है, तो उन्हीं के लिए बहुत क्या नाम है, मुश्किल हो जाता है ये सोसाइटी का फेस करना। तो ऐसे बच्चों के लिए जो अपने आप में एक कामयाबी हासिल करते हैं और ऐसी सोसाइटी के प्रेशर को वो करते हैं, ओवरकम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। एक हमारे देश में सबसे बड़ी बात, ऐसा देश जहाँ पे 2016 में जब ऑडिट हुआ था तो ये देखा गया था कि एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं मिली थी जो कंप्लीटली एक्सेसिबल हो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। ऐसे देश में उठ के जाना, इतना अच्छा परफॉर्म करना, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। थोड़े से फॉर्डर्स हैं, लिख लीजिएगा। कभी भी कहीं भी आपको एज अ फॉर्डर चाहे इंटरव्यू हो वहाँ भी काम आ सकते हैं। एक एडिटोरियल पे ओबीसी रिजर्वेशंस और उनके सब कैटेगरीज का बड़ा अच्छा दिया हुआ था। हम उसके ऊपर देखते हैं क्या लिखना है। आप देखिए, मेरी सुन लीजिए ताकि आपको समझ आ रहा है। लिखना एज इट इज़ यही है जो मैंने लिखा है। उसमें ओबीसी रिजर्वेशन का हम कहेंगे कि इंडिया की जब भी अगर हम डेमोक्रेसी की सक्सेस स्टोरीज की बात करेंगे, उसमें एक नाम ओबीसी रिजर्वेशन का ज़रूर आएगा। ओबीसी हो या रिजर्वेशन सिस्टम हो, उनका नाम ज़रूर आएगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया की डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने में। मगर उनका भी अपना एक फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स रहा है। उनका भी अपनी एक रिजर्वेशन की भी ना, अगर हम ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें, उनका भी अपनी एक प्रॉब्लम रही है। और उस वो कॉल करती हैं इमीडिएट पॉलिसी अटेंशन एंड डिबेट। क्यों करती हैं, अभी हम देखते हैं। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि जो हम रिजर्वेशन हम कर रहे हैं सीट्स की, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो चाहे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हों, जो उन जनरेशन्स के लिए, उन मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए, जिन्होंने अपनी कई जनरेशन से बहुत ऑपरेशन देखा है, ह्यूमिलेशन देखा है सोसाइटी की तरफ से। तो हम ये समझ रहे थे कि उनको हमने बहुत अच्छी जगह दे दी है, पावर शेयरिंग में भी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी। मगर हमारी गलती क्या रही है, हम समझ रहे थे कि हमने सबको दिया है। बट हेटेरोजेनस सोसाइटी है हमारे हिंदुस्तान की। और हेटेरोजेनस के साथ साथ जो ओबीसी कैटेगरी है ना, उसमें भी इतनी सब कैटेगरीज हैं, तो इतनी हेटेरोजेनस सोसाइटी है ओबीसीज की भी, कि हम जो ये समझ रहे थे कि हमने सबको इक्वल चांस दे दिया है अपनी सोसाइटी में, तो हम इक्वल चांस नहीं दे पाए। ओबीसी के अंदर भी इतनी सब कास्ट्स हैं या इतनी कास्ट हैं जिनको वो रीच पहुंच ही नहीं पाई है, वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाई है जो हम उनको देना चाह रहे थे। अब क्या हुआ है कि अब स्ट्रॉन्ग डिमांड आने लगी है उन ग्रुप्स में से जिनको बेनिफिट्स नहीं मिले हैं रिजर्वेशन का, जो मार्जिनाइज सेक्शन के हैं बट उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स नहीं मिला है। और वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को, रिजर्वेशन को सप्लीमेंट करें और उनकी हेल्प कर सकें। किसी भी आंसर को अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए होता है डेटा।
तो अब हम डेटा देंगे कि डेटा आया था जस्टिस जी रोहिणी कमिशन्स का भी, जिन्होंने सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज के ऊपर डेटा दिया था। उन्होंने कहा था अगर लास्ट 5 इयर्स का डेटा उठा के देखा जाए, अपॉइंटमेंट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड ओबीसी एडमिशंस, या अगर हम बात करें टू सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात, तो उन्होंने कमीशन ने कहा था कि 97% ऑफ सेंट्रल ओबीसी कोटा बेनिफिट्स गो टू जस्ट अंडर 25% ऑफ इट्स कास्ट। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 97% जो बेनिफिट्स गए थे, सिर्फ 25% ऑफ टोटल कास्ट को गए थे। 983 ओबीसी कम्युनिटीज ऐसी हैं, अगर हम टोटल की बात करें तो 37% ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनकी जीरो रिप्रेजेंटेशन है बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में भी और एडमिशंस में भी टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 10% ऑफ द ओबीसी कम्युनिटीज हैव accrued 25% ऑफ जॉब्स एंड एडमिशंस। ओनली 10% एंड 25%। देखिए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप आंसर लिखें, इसको हाईलाइट करके ज़रूर लिखिएगा, चाहे जैसे भी आपको रटना हो रटिएगा, इसको हाईलाइट करके ज़रूर लिखिएगा। कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ना अभी तक जातिवाद, कास्टवाद, रिलिजन पे, अपने माइनॉरिटीज़ पे कुछ भी करके एक अपना सपोर्ट तैयार कर लेती थी, अपनी एक पार्टी खड़ी कर लेती थी। मगर कहते हैं आज इस टाइम ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी डिफ़िकल्ट हो गया उनके लिए गार्नर करना सपोर्ट, क्योंकि ओबीसीज़ में भी हर ओबीसी ये नहीं है कि आज आप इस समाज को वो कर रहे हो, तो इस समाज के सारे को लोगों को आपने बेनिफिट पहुँचाया, ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से उनको भी सपोर्ट हासिल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज के टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डेटा होना चाहिए एक्यूरेट कि क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की। ओबीसी हमने तय कर दिया, ठीक है, बट ओबीसी के भी हर एक ग्रुप की, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की हमारे को ज़रूरत है कि हमें पास डाटा हो कि हमारे पास उनकी क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। नो डाउट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस जो हैं, एक उन्होंने अहम रोल प्ले किया है, जिसमें हमने उनको अपवर्ड सोशल मोबिलिटी करी है, ताकि सोसाइटी में उनका दर्जा ऊपर हो। और कई ऐसी भी कास्ट रही हैं जो पॉलिटिकली मैच्योर हुई हैं। उन्होंने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोटर बेस बना के अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेजेंस बनाई है। बट अभी तक हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है कि एक्चुअल रीच और एक्सेस क्या हुआ इन पॉलिसी मेजर्स का। अब उसके बाद कंक्लूजन में आता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या हो? तो हम लिखेंगे कि हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप हो, जो इस लकूना को एड्रेस कर सके और सिस्टम को मोर अकाउंटेबल बना सके और सेंसिटिव बना सके टू इंट्रा ग्रुप डिमांड्स। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की जो एविडेंस बेस्ड हो, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो, जो बेसिकली क्या कर सके, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स को पूरा कर सके। ठीक है? हम पॉलिसीज़ को ऐसे टेलर करें, ऐसे बनाएँ कि एक पॉलिसी एक ग्रुप को स्पेसिफ़िक उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, उनकी सब पॉलिसी उस ग्रुप को पूरा कर रही है, तो हमें ऐसे टेलर बेस्ड ऑप्शंस बनाने की ज़रूरत है। तीसरा हमें क्या ज़रूरत है, हमें चाहिए एक इंस्टीट्यूशन जैसे इक्वल अपॉर्च्युनिटी कमीशन्स हैं यूएस की और यूके की। ठीक है? हमें क्यों ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए? ताकि वो एक डेप्रिविएशन इंडेक्स बना सकें। डेप्रिवेशन इंडेक्स कैसे बनाएँगी? ताकि वो डेटा ले सकें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस से और डिफरेंट कम्युनिटीज़ का, जैसे चाहे कास्ट बेस्ड हो, चाहे जेंडर बेस्ड हो, चाहे रिलिजन बेस्ड हो, चाहे अदर ग्रुप्स बेस्ड हो, और उनको देख सके कि उनके लिए क्या-क्या पॉलिसीज़ ज़रूरत है, किस कास्ट में, किस सब कास्ट को डिप्राइव हुई जा रही है, किस जेंडर में, किस सब जेंडर को डिवाइड किया जा रहा है, मतलब उस जेंडर की किस कम्युनिटी की जेंडर को, किस रिलीजन से बेस्ड, और अगर अदर ग्रुप्स की बात भी की जाए तो क्या-क्या इनइक्वालिटी वो फेस कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम पॉलिसीज़ बनाई जाए। ठीक है? और जिस हिसाब से हमने अबव पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, तो हमें इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस की। ताकि हम एक अफ़र्मेटिव एक्शन लेके आ सकें, हम बता सकें कि हाँ, हम अगर चाह रहे हैं भला, देखिए हिंदुस्तान अगर पॉलिसीज़ लेके आता है, वो तो ये कहता है कि हम सबका भला चाहते हैं। तो अगर हम सबका भला चाह रहे हैं, तो सबका ही होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ कम्युनिटीज़ को हम बहुत एम्पावर कर दें और कुछ कम्युनिटीज़ बहुत पीछे रह जाएँ, जस्ट बिकॉज़ कि उनका इतनी रिप्रेज़ेंटेशन नहीं थी उस कोटा के अंदर। ठीक है? उसमें देखिए एडिटोरियल तालिबान पे था, वो हम देखिए वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वो अभी कुछ आएगा कंसोलिडेटेड, विल लेट यू नो। उसमें देखिए एडिटोरियल में मोनेटाइज़ेशन के बारे में था, लॉ मेकर्स के बारे में था। देखिए मोनेटाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम 28 अगस्त का सुनिएगा, कई लेक्चर्स हैं, बट 28 का बहुत सुनिएगा कि इसके एडवांटेजेस, प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। और एक लॉ मेकर्स के ऊपर था कि जुडिशरी कैसे उसको वो कर रही है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर किसी को जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, हम डेट्स बता देंगे।
उसके बाद एक पेज 8 पे था लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद रशिया टू बी साइंड सून। जब रशिया के साथ साइन हो जाएगा हम देख लेंगे। अभी तक किन के साथ है? ऑल द क्वाड कंट्रीज, जो हमें पता होना चाहिए क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान एंड इंडिया, और उसके अलावा फ्रांस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। शुरू किसके साथ हुआ था हमारा ये? यूएस के साथ। तो देखिए यूएस के साथ ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, लेमोआ जो हमने साइन किया था, उसके अलावा भी 3 एग्रीमेंट्स और हैं। तो 21 मार्च का आप एनालिसिस सुन लीजिएगा, आपको सारे अग्रीमेंट समझ आ जाएंगे और लिमोआ का मतलब क्या है वो भी समझ आ जाएगा। पेज 11, ये प्रातस आइलैंड जो ताइवान का ये आइलैंड है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ का वहाँ पे आना जाना रहता है। ये लोग इंकर्शन करते रहते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रातस आइलैंड जो है कई बार न्यूज़ में रहता है, तो याद रखिए किस प्रातस आइलैंड पूछ सकते हैं, लोकेशन पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं किसका कंट्रोल्ड है, तो ताइवान कंट्रोल्ड है। एक स्पोर्ट्स पेज पे इन ये दो पैरालंपिक्स के पॉइंट याद रखिएगा। कृष्णा नागर बैडमिंटन गोल्ड, और सुहास यतिराज आईएएस ऑफिसर हैं, उनको सिल्वर मिला है इन बैडमिंटन। ठीक है, उससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था। And thank you so much for listening and have a good day. Bless you all. And thank you so much for all your wishes. Uh, it really made my day. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice day. Bye.